हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारे मेडिसिन सब्जेक्ट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसलिए हम लोग आज रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टेप वाइज हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग देखेंगे, बाद में जनरल एग्जामिनेशन देखेंगे, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिसीजेस है एक एक करके हम लोग डिसीजेस डिटेल में सीखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम लोग हिस्ट्री टेकिंग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम लोग हिस्ट्री टेकिंग ले रहे हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्डिनल सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी मेन सिम्टम्स है वो कार्डिनल सिम्टम्स में आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सिम्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम में कार्डिनल सिम्टम है वो है कफ है। हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन करते वक्त भी पेशेंट को पूछते हैं कि आपको सर्दी खांसी जुकाम है या नहीं। ठीक है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में आता है ये कफ। ठीक है, कफ सबसे इम्पोर्टेंट कंप्लेन में आता है पेशेंट के। ठीक है फ्रेंड्स, जो कफ है ना, ये पेशेंट का कफ क्या है, ये एक रिफ्लेक्स है। ठीक है, बॉडी का हमारे कैसे रिफ्लेक्स है ना, कफ है हमारे बॉडी का रिफ्लेक्स है। कोई भी इरिटेशन समझो, कोई भी फॉरेन बॉडी वगैरह हम लोग समझो इनहेल करते हैं तो इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या स्नीजिंग एंड कफिंग आती है। ठीक है, इसलिए कफ इज अ रिफ्लेक्स। कफ क्या है, ये रिफ्लेक्स है हमारी बॉडी का। ठीक है, कफ इज अ रिफ्लेक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ इसको स्पुटम। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इच स्पुटम। ठीक है, इसलिए कफ इज रिफ्लेक्स है। बाद में इसका जो प्रोडक्ट आता है ना, कफ से जो प्रोडक्ट आता है वो है उसको स्पुटम बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल लैंग्वेज में जो वर्ड यूज करते हैं कफ का, कफ क्या है, रिफ्लेक्स है एंड इसका जो प्रोडक्ट आता है ना कफ में वो बोलते हैं स्पुटम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कफ दो टाइप का रहता है। ठीक है, कफ कौन से दो टाइप का रहता है, एक होता है ड्राई कफ और एक होता है प्रोडक्टिव कफ। हम लोग जो फ्रेंड्स ड्राई कफ तो उसको ड्राई बोलते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव कफ को कई बार कैसे वेट कफ बोलते हैं। लेकिन वेट कफ कैसा है फ्रेंड्स, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसको प्रोडक्टिव कफ ऐसे ही वर्ड यूज करना है हमें। ठीक है, एज ए डॉक्टर हमें प्रोडक्टिव कफ ही यूज करना है। ठीक है, कफ के दो टाइप से, एक होता है ड्राई कफ, एक होता है प्रोडक्टिव कफ। ठीक है फ्रेंड्स, जो ड्राई कफ रहता है ना सब वो इरिटेशन के कारण होता है वो। ठीक है, इट सजेस्ट सम इरिटेशन एंड एलर्जी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, हम लोग समझो थ्रोट इन्फेक्शन में भी समझो वायरल फीवर वगैरह हो गया, समझो थ्रोट में इरिटेशन है कुछ। ठीक है, थ्रोट में कुछ इरिटेशन है तब भी हमें ड्राई कफ आता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए ड्राई कफ क्या सजेस्ट करता है, इट सजेस्ट सम इरिटेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एलर्जी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये इरिटेशन और एलर्जी इंडिकेट करता है ड्राई कफ। ठीक है, इसलिए वो ड्राई कफ ये रिफ्लेक्स के कारण आता है। ठीक है, रिफ्लेक्स के टाइप में आता है। ठीक है, इसलिए ड्राई कफ इट सजेस्ट सम इरिटेशंस एंड एलर्जी इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसका ट्रीटमेंट क्या आता है फिर फ्रेंड्स, ये कफ को सप्रेस करना रहता है। ठीक है, जहां हमारे ब्रेन में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल कफ सप्रेशन उसको ड्रग देना पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल कफ सप्रेशन उसको ड्रग देना पड़ते हैं। इस सेंट्रल कफ सप्रेशन में कौन से दो टाइप के ड्रग आते हैं, एक होता है कोडेन आते हैं एंड एंटीहिस्टामाइन्स ड्रग्स आते हैं। ठीक है, कोडेन एंड एंटीहिस्टामाइन्स ड्रग्स आते हैं। लेकिन कोडेन वगैरह सब फ्रेंड्स हाल ही के कुछ दिनों में कोडेन ड्रग गवर्नमेंट ने बैन किया है। ठीक है, कोडेन ड्रग गवर्नमेंट ने बैन किया है। ठीक है, अभी उसमें फिर एंटीहिस्टामाइन्स में क्या देना, फिर डायफेनहाइड्रामिन वगैरह जो ड्रग है ना, डायफेनहाइड्रामिन वगैरह ड्रग है, ये हमें सेंट्रल कफ सप्रेशन में एज अ ड्राई कफ में यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ड्राई कफ में ट्रीटमेंट क्या होगा, फिर ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेंट्रल कफ सप्रेशन देना रहता है। तो सेंट्रल कफ सप्रेशन में कोडेन एंड एंटीहिस्टामाइन्स आते हैं। ठीक है, कोडेन तो अभी हाल ही में बंद जरा सा बैन हो रहे हैं, लेकिन एंटीहिस्टामाइन्स हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि डायफेनहाइड्रामिन वगैरह ड्रग है वो हम लोग यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं प्रोडक्टिव कफ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रोडक्टिव कफ, उसे प्रोडक्टिव कफ ही बोलना है। ठीक है, वेट कफ वगैरह मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसलिए हमें प्रोडक्टिव कफ ऐसा प्रोनाउंसिएशन प्रोडक्टिव कफ ही करना है। ठीक है, ये क्या करता है फ्रेंड्स, इन्फेक्शन जनरली इंडिकेट्स इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या है, जनरली इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। इन्फेक्शन कौन सा रहता है फ्रेंड्स, जनरली प्रोडक्टिव कफ है तो बैक्टीरियल, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। ठीक है, इन्फेक्शन जनरली बैक्टीरियल रहता है। उसके कलर के हिसाब से भी ये हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसकी कौन सी स्टेज में वगैरह है। ठीक है, ये कलर कौन सा रहता है, येलोइश रहता है और ग्रीनिश रहता है। जनरली जब प्रोडक्टिव कफ होता है स्टार्टिंग में येलोइश रहता है फ्रेंड्स, जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होता है ना, जैसे जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे येलोइश कलर ग्रीनिश स्पुटम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, येलोइश स्पुटम ग्रीनिश स्पुटम में कन्वर्ट होता है। जैसे मैंने बोला है येलो प्लेगम, प्लेगम मतलब क्या है, कफ है। ठीक है, येलो प्लेगम प्रोग्रेसेस इनटू ग्रीन प्लेगम। जब मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे येलो प्लेगम कन्वर्ट होता है ग्रीन प्लेगम में। ठीक है, प्लेगम बोले तो क्या होता है, कफ ही होता है। ठीक है, प्रोडक्टिव कफ।
इसका ट्रीटमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, इसको एंटीबायोटिक्स देना पड़ता है, ठीक है। ये बैक्टीरियल कफ को बैक्टीरिया को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एंटीबायोटिक देना पड़ता है। एंटीबायोटिक को हम लोग एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक को क्या बोलते हैं, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। हमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स यूज करना रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो फिर फ्रेंड्स प्रोडक्टिव कफ की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, प्रोडक्टिव कफ की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स देना रहता है इसमें, ठीक है। और ये ड्राई कफ के ट्रीटमेंट क्या रहता है, सेंट्रल कफ सप्रेशन देना रहता है। इसलिए जरा सा डिफरेंशिएट करके मैंने बताया है अच्छी तरह से, इसलिए ड्राई कफ क्या होता है और प्रोडक्टिव कफ क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये अच्छी तरह से हम लोग देख रहे फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग अभी जरा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने फ्रेंड्स कफ के कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाए हैं, ठीक है। कफ के कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाए हैं। कफ किस टाइप में आता है, किस टाइप का आता है, उसके हिसाब से हम लोग उसको प्राइमरी डायग्नोसिस पे जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। हम लोग जरा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे है, ठीक है। समझो व्हाइट कफ है एंड समझो फ्रेंड्स व्हाइट कफ है, ठीक है। व्हाइट कफ है एंड एल्डरली मतलब ओल्ड एज पेशेंट्स में वगैरह है एंड इन मॉर्निंग में दिखाई देता है, मॉर्निंग में दिखाई देता है। तो क्या फ्रेंड्स, ये एलर्जिक एयरवे डिसीज इंडिकेट करता है, ठीक है। एलर्जिक एयरवे डिसीज इंडिकेट करता है, जो एलर्जी वगैरह रहता है ना ऐसे पेशेंट में ये इंडिकेट करता है। वैसे पेशेंट में व्हाइट कफ इन एल्डरली मतलब ओल्ड एज पेशेंट में जो व्हाइट कफ आता है वो भी मॉर्निंग के टाइम में वो एलर्जिक एयरवे डिसीज इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, ठीक है। एलर्जिक एयरवे डिसीज इंडिकेट करता है। एंड फ्रेंड्स जो समझो हमारे यंग एज वगैरह पेशेंट में व्हाइट कफ जब आता है ना वो जनरली वायरल फीवर इंडिकेट करता है, ठीक है। जनरली वायरल कफ की वजह से वो इंडिकेट करता है, वायरल फीवर वगैरह इंडिकेट करता है, ठीक है। उसको व्हाइट कफ आता है। अब हम लोग आगे जाते हैं, कफ एट लेट नाइट, ठीक है। कफ कब आता है, कफ एट लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। कफ एट लेट नाइट है और अर्ली मॉर्निंग में आता है। ऐसे पेशेंट में अस्थमा के पेशेंट में ये जनरली दिखाई देता है, ठीक है। कफ एट लेट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग इट इंडिकेट्स अस्थमेटिक पेशेंट में आता है, ठीक है। कफ इन स्मोकर्स, स्मोकर्स में कफ कैसे रहता है फ्रेंड्स, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। कफ इन स्मोकर्स समझो जो क्रोनिक स्मोकर पेशेंट वगैरह है, क्रोनिक स्मोकर पेशेंट में कंटिन्यूअसली उसको कैसे स्पुटम उनका मतलब कंटिन्यूअसली उसके खांसी रहती है पेशेंट को, ठीक है। कंटिन्यूअस खांसी रहती है, ऐसे पेशेंट में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लिए स्मोकिंग हिस्ट्री होनी ही चाहिए, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मैक्सिमम पेशेंट में क्रोनिक स्मोकिंग की हिस्ट्री रहती है फ्रेंड्स, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ठीक है। कफ विद ब्लड ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट में कफ कैसा रहता है, कफ विद ब्लड, जिसको हेमोप्टाइसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हेमोप्टाइसिस मतलब कफ विद ब्लड। ऐसे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, पेशेंट खांस के क्या होता है फ्रेंड्स, खांसी में उसके ब्लड दिखाई देता है, ठीक है। खांसी में उसके ब्लड दिखाई देता है, उसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में उसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हेमोप्टाइसिस, ठीक है। कफ विद ब्लड इट इंडिकेट्स ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझो ड्राई कफ है, ड्राई कफ विद चेस्ट पेन है। ड्राई कफ पेशेंट खास के उसको चेस्ट पेन स्टार्ट होता है और जनरली इंडिकेट्स प्लूरेसी, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, प्लूरेसी है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्लूरेसी मतलब क्या होता है, हम प्लूरा में फ्लूइड जमा होता है उसे बोलते हैं प्लूरेसी, ठीक है। ड्राई कफ विद चेस्ट पेन इट इंडिकेट्स प्लूरेसी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझो ब्लैक स्पुटम है, ठीक है। ब्लैक स्पुटम है तो क्या इंडिकेट करता है, फंगल इन्फेक्शन इंडिकेट करता है, ठीक है। हमारे लंग में कुछ फंगल इन्फेक्शन है, इसकी वजह से ये ब्लैक स्पुटम होता है, उसको एस्पेरोग्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसका बोलते हैं उसको एस्पेरोग्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये एस्पेरोग्लोसिस का ब्लैक स्पुटम क्या इंडिकेट करता है, फिर एस्पेरोग्लोसिस जो कि फंगल इन्फेक्शन का टाइप है फ्रेंड्स, ठीक है। ये इंडिकेट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कफ विद ब्लड। हेमोप्टाइसिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कफ विद ब्लड, ठीक है। कफ में हमारे क्या आता है, ब्लड आता है, ठीक है। ब्लड के कुछ पार्टिकल्स आते हैं, इसी को बोलते हैं हेमोप्टाइसिस। पेशेंट का वैसे खांसी में उनका ब्लड दिखाई देता है, जैसे कि हमने अभी बोला कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में भी खास करके कैसे ब्लड दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हेमोप्टाइसिस। जब पेशेंट की उसको स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रहनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री क्या रहती है, पेशेंट वेट लॉस विद लॉस ऑफ एपेटाइट है। समझो पेशेंट को वेट लॉस है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट है एंड पेशेंट को हेमोप्टाइसिस भी है, मतलब खांसी में से ब्लड आता है, तो कंफर्म वो डायग्नोसिस फ्रेंड्स वो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट में हो सकता है, ठीक है। हमारा प्रोविजनल डायग्नोसिस बनना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस का। उसको हम लोग कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं, उसके हिसाब से ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वेट लॉस है पेशेंट को एंड पेशेंट को कैसे है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, वेट लॉस विद लॉस ऑफ एपेटाइट विद हेमोप्टाइसिस है। ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और सीएलएम के पेशेंट में भी हेमोप्टाइसिस दिखाई दे सकती है। कौन से सीएलएम के पेशेंट, इन क्रोनिक स्मोकर, जो क्रोनिक स्मोकर पेशेंट है, समझो उसमें सीएलएम वगैरह आगे चल के पैथोलॉजी प्रोग्रेस होने के बाद सीएलएम होता है, उनमें भी हेमोप्टाइसिस दिखाई देता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अभी हम लोग माइट्रल स्टेनोसिस में भी कई बार हेमोप्टाइसिस दिखाई देता है, जैसे कि हमने माइट्रल स्टेनोसिस में देखा था कि ऐसे कैसे यहाँ पे
माइट्रल वॉल जो प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाती, ठीक है, माइट्रल वॉल प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाती। फ्रेंड्स अभी माइट्रल स्टेनोसिस में देखते हैं, जैसे कि माइट्रल स्टेनोसिस में भी हेमोप्टाइसिस होता है, जैसे कि हमें माइट्रल स्टेनोसिस में देखा है। समझो फ्रेंड्स माइट्रल स्टेनोसिस में क्या होता है, समझे माइट्रल वॉल जो हमारी है, माइट्रल वॉल प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाती, इसलिए जो कंजेशन है ना, जो माइट्रल वॉल ओपन नहीं हो पाती, ये सब ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड ये फिर ये लंग्स में कंजेशन करने लगता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में पूरा ये ब्लड कंजेशन हो गया, फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फ्लो पैथोलॉजी ये लंग्स में कंजेशन कर देता है, ठीक है, लंग्स में कंजेशन करता है, इसलिए पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन डेवलप होता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन डेवलप होता है, इसलिए पेशेंट में फ्रेंड्स हेमोप्टाइसिस दिखाई दे सकता है, ठीक है, जो माइट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट में भी हेमोप्टाइसिस इसलिए दिखाई दे सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। माइट्रल स्टेनोसिस हिस्ट्री ऑफ रोमेटिज्म रहता है, वहाँ पे पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन बढ़ जाने की वजह से वहाँ पे हेमोप्टाइसिस दिखाई देता है फ्रेंड्स वहाँ पे भी, ठीक है। बाद में पेशेंट ऑन एंटीकोआगुलेंट थेरेपी, समझो फ्रेंड्स पेशेंट एंटीकोआगुलेंट थेरेपी ले रहा है, मतलब पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर फिपेरिन वगैरह दे रहे हैं, ऐसे पेशेंट में कई बार देखा जाता है कि फ्रेंड्स कई बार पेशेंट कफ में से उसको ब्लड आने लगता है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें एंटीकोआगुलेंट थेरेपी स्टार्ट करनी रहती है, जैसे कि क्लोपिडोग्राल वगैरह पेशेंट जो लॉन्ग टर्म पेशेंट लेते हैं वहीं पे भी वहाँ पे भी कई बार क्या होता है फ्रेंड्स हेमोप्टाइसिस दिखाई देता है, पेशेंट के कफ में ब्लड आना स्टार्ट होता है, इसलिए हमें वहाँ पे एंटीकोआगुलेंट थेरेपी वगैरह जो है ना वो स्टॉप करने रहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ये हो गया हेमोप्टाइसिस, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चेस्ट पेन देखते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पेशेंट है वहाँ पे चेस्ट पेन कहाँ पे दिखाई देता है, पेशेंट जब खास के पेशेंट जो खांसता है ना, खास के पेशेंट मतलब जब जितना कफ निकलता है उसमें कफ बाहर निकालने के लिए जितना पेशेंट कफ मतलब बाहर निकलता है रिफ्लेक्स की वजह से खांसता है, पेशेंट कंटिन्यूस खांसते जाता है, वो खांसते जाता है, इसलिए पेशेंट को खास करके चेस्ट पेन स्टार्ट होना रहता है, ठीक है। ये जनरली बायलैटरल टाइप का रहता है, ठीक है, बायलैटरल टाइप का रहता है। हम लोग जैसे देखते हैं कहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ट्यूबरक्लोसिस में पेशेंट कैसे कफ निकालने के लिए खास के वो जो जितना खांसता है ना उसी की वजह से उतना उसको पेन स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। फिर न्यूमोनिया में कई बार चेस्ट पेन दिखाई देता है, लेकिन न्यूमोनिया में डायग्नोसिस के लिए उसको एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होने चाहिए, उसमें क्या होता है चेस्ट पेन रहता है विद फीवर विद कफ रहता है, ठीक है, न्यूमोनिया में फीवर भी रहता है एंड विद कफ भी रहता है, ठीक है, चेस्ट पेन विद फीवर एंड कफ रहता है, ठीक है, ये हो गया न्यूमोनिया का। बाद में यूनिलैटरल चेस्ट पेन है तो प्लूरेसी, समझा एक साइड पे प्लूरेसी है, ठीक है, वन यूनिलैटरल प्लूरेसी है तो उसको प्लूरेसी में भी ये चेस्ट पेन स्टार्ट होना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। बाद में हम लोग आगे चलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है फ्रेंड्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो पेन रहता है वो क्रशिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, ठीक है, क्रशिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, जैसे कि माइग्रेन इंफेक्शन में जैसे पेन रहता है ना उसी टाइप में पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी क्रशिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, लेकिन पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के लिए कुछ एसोसिएटेड फैक्टर्स लगते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड फैक्टर्स मतलब पेशेंट ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए, रिसेंटली कोई मेजर ऑपरेशन वगैरह हुआ है, ये सब चीज़ें उसको एसोसिएटेड करनी चाहिए, तभी हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह डायग्नोसिस पे हम लोग प्रोविजनल हो सकता है, ठीक है। बाद में हम लोग क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी पेशेंट कैसे खास के जो खांसता है ना कंटिन्यूस खांसते रहता है, इसलिए जो मस्कुलर चेस्ट पेन रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मस्कुलर चेस्ट पेन रहता है। मैक्सिमम टाइप पे क्या होता है फ्रेंड्स, ये चेस्ट पेन जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में बायलैटरल टाइप चेस्ट पेन रहता है, जो कि और थोड़े कुछ डिसीजेस है मतलब प्लूरेसी वगैरह ऐसे में पेशेंट में यूनिलैटरल चेस्ट पेन हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गए फ्रेंड्स कार्डिनल सिम्टम्स, कफ हो गया, बाद में हेमोप्टाइसिस देखा, फिर चेस्ट पेन देखा, ठीक है। अभी हम लोग आगे और कुछ कार्डिनल सिम्टम्स देख लेते हैं।